सो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आज स्टार्ट करेंगे हम 1885 में। कल हमने लिखा था राइज ऑफ मॉडरेट्स 1885 टू 1905, ठीक है, वही कंटिन्यू करेंगे। सो हमने लिखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन, ठीक है। सो अब लिखिए द फाइनल शेप to the establishment of INC, final shape to the establishment of an all India organization कर लो, an all India organization was given by a retired English civil servant, a retired English civil servant A.O. Hume. A.O. Hume. He had formed the Indian National Union full stop. Indian National Union full stop. In 1885, a conference was to be held under this union at Pune, to be known as Indian National Conference. Full stop. At the last minute, पहले नाम कॉन्फ्रेंस था, बाद में लास्ट मिनट में नाम कांग्रेस कर दिया गया। एट द लास्ट मिनट वेन्यू भी चेंज कर दिया गया। द वेन्यू वॉज चेंज टू बॉम्बे। एंड द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज मीटिंग वॉज रीनेम्ड एज the Indian National Congress. Next para, the first session of the Indian National Congress, शॉर्ट में हम INC लिखेंगे, कांग्रेस INC, was held in 1885 at Gokuldas Tejpal Sanskrit College of Bombay under the presidency of वोमेश चंद्र बनर्जी and was attended by 72 delegates full stop. Thereafter the Congress met annually यानी हर साल in the month of December. तो कांग्रेस का सेशन आज भी दिसंबर में ही होता है हर साल। ऐसे बता देता हूँ, कांग्रेस की दो बॉडीज़ होती हैं, एक AICC और एक CWC। AICC जो नेशनल लेवल की बॉडी है जिसके अंदर पूरे देश के कांग्रेस के वर्कर्स उसको अटेंड कर सकते हैं। ये ब्रॉड लेवल के ऊपर है, यानी कि इसका सोशल बेस बहुत काफ़ी ब्रॉड है। जम्मू से भी लोग इसमें जा सकते हैं, कश्मीर से भी जा सकते हैं।
एक हायर बॉडी है जिसको CWC बोलते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो वर्किंग कमेटी में टॉप के लीडर्स आते हैं। टॉप के लीडर्स आज की डेट में जैसे मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हो गई, और कपिल सिब्बल, ठीक है, हमारा जो आज़ाद, ये सारे लोग ये CWC के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, द मीटिंग, ये पहली मीटिंग की बात हो रही है 1885 में जो हुई थी। द मीटिंग डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब कांग्रेस की पहली मीटिंग के ये वाले ऑब्जेक्टिव्स थे, चार। नंबर 1, कोऑपरेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, कोऑपरेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश में जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स होंगे उनके बीच में कोऑपरेशन। तो इसका एक वर्ड याद रख लो, कोऑपरेशन बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पॉइंट नंबर 2, डेवलपिंग द थीम ऑफ एंड प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। तो इस यहाँ पर नेशनल यूनिटी को अंडरलाइन कर लो, नेशनल यूनिटी। एक सेकंड, पॉइंट नंबर 3, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स। पॉपुलर यानी लोगों की डिमांड्स। एंड पॉइंट नंबर 4, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कांग्रेस की पहली मीटिंग के। ये है थोड़े टेढ़े मेढ़े से, मतलब थोड़े वेग हैं, इनको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इसको याद करने की टेक्निक ये लगाओ कि हर एक लाइन में एक वर्ड याद रखो। जैसे पहले में मैंने अपने नोट्स में कोऑपरेशन को हेडिंग बनाया हुआ है, दूसरे में नेशनल यूनिटी को हेडिंग बनाया हुआ है, तीसरे में पॉपुलर डिमांड्स को, और चौथे में ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को, चौथे में पब्लिक ओपिनियन को। तो अगर आप ये पूरी लाइन याद रखने के बजाय अगर ये 4 वर्ड्स याद रख लोगे, आपको खुद पूरी लाइन याद आ जाएगी। जैसे पब्लिक ओपिनियन है तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आप मेंस में याद करोगे कि कांग्रेस का क्वेश्चन आ गया, अचानक से आपको लगा कि यार ये कांग्रेस का क्वेश्चन आ गया, ये मैंने पढ़ा था। तो इसमें कब बनी थी, पहले नाम क्या था, कॉन्फ्रेंस था नाम इसका, पहले होनी पूना में थी, हुई कहाँ पे, बॉम्बे में, फिर नाम चेंज कर दिया कांग्रेस। फिर 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया पहली मीटिंग में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, वोमेश चंद्र बनर्जी। पहला हुआ कहाँ पे था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज लिख दो। ये वो चीज़ें डालो जो बाकियों ने नहीं डाली हो। सारे लिखेंगे WC बनर्जी, आप वोमेश चंद्र बनर्जी लिख दो, ये कॉलेज का नाम लिख दो। ये ऑब्जेक्टिव्स कोई नहीं डालेगा, आप ऑब्जेक्टिव्स डाल दो, फिर मिलेंगे आप एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है ना, ज़रूर मिलेंगे। इसी को कहते हैं कि KS में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यही है बस मेहनत, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है ना। ये नहीं है कि आपने बड़े मैथ्स के फार्मूले याद करने हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या फिज़िक्स के कुछ फिज़िक्स केमिस्ट्री कितनी मुश्किल होती है ना, इक्वेशंस होती हैं उसके अंदर, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 4 लाइनें याद करनी है, बट तरीका मैंने सिखा दिया। ये जब ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे ये 4 वर्ड याद कर लेना। कोऑपरेशन याद करोगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि कोऑपरेशन के साथ क्या था,
थोड़ा माइंड में बना लेना उस टाइम। बस क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट हो जाएगा, मेंस में नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, मोटिव्स बिहाइंड फॉर्मुलेशन ऑफ कांग्रेस। अब एक थ्योरी कल मैंने आपको बताई थी, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, दूसरी इसकी लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी होती है। लाइटनिंग कंडक्टर सेफ्टी वाल्व थ्योरी में ये था कि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व की तरह यूज़ किया। लाइटनिंग कंडक्टर में हमने कांग्रेस को यूज़ किया एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है। वो उसका रोल क्या होता है? जब बिजली चमकती है तो वो लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है कि वो बिल्डिंग के अंदर आग नहीं लगने देता। होता है ना कई बार गांव में क्या होता है कि कुछ आग लग जाती है, कि बिजली गिरी, वहाँ पे आग लगी। अब अगर वहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है उस आग, वो बिजली को रिफ्लेक्ट कर लेता है, वापस भेज देता है बिजली को आकाश में। बिजली को आकाश जहाँ से वो आ रही है वहाँ पे वापस भेज देता है। लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं उसको। आप नेट पे पढ़ सकते हो उसके बारे में, यूट्यूब से देख लेना लाइटनिंग कंडक्टर काम कैसे करता है। जितनी भी वर्ल्ड में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे ये लगा होता है। छोटा सा डिवाइस होता है बट काम बहुत बड़ा करता है। कांग्रेस हमने इसलिए बनाई ताकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर ज़्यादा अत्याचार ना कर सके अगर उनको गुस्सा आ जाए तो, क्योंकि कांग्रेस होगी बीच में तो वो सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर देगी, ठीक है ना। लोगों के ऊपर गोली नहीं चलेगी, क्योंकि आगे जाकर हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर गोली भी चलाई, बड़ा कुछ हुआ। तो अगर कांग्रेस बीच में होगी तो वो समझौता करा देगी। समझौता मीन्स लाइटनिंग कंडक्टर। तो अगर सेफ्टी वाल्व से अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को यूज़ किया हमारे प्रति, सिमिलरली हमने कांग्रेस को यूज़ किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। लाइटनिंग कंडक्टर में हमने यूज़ किया कांग्रेस को, सेफ्टी वाल्व में अंग्रेज़ों ने यूज़ किया कांग्रेस को। ये फार्मूला याद रखो, ठीक। सो मोटिव्स बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ कांग्रेस। तो लिखिए, W.C. बनर्जी popularized the view that the idea of INC was a product of Lord Dufferin's brain. Dufferin, D-U-F-F-E-R-I-N। लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, जब बनी थी उस टाइम पे हम इंडिया का गवर्नर जनरल था। अगर क्वेश्चन आ जाए हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, तो लॉर्ड डफरिन। तो ये कह रहा है, W.C. बनर्जी ने कहा है कि लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस बनाई है। दैट, कॉमन डाल के, दैट ही सजेस्टेड इट टू मिस्टर ह्यूमे who undertook to work it out। टू वर्क इट आउट का मतलब होता है बनाना। वर्क इट आउट मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये काम कैसे करना है, टू वर्क इट आउट, इसको कर लो, तो इंग्लिश में बोला जाता है वर्क इट आउट। आप अपनी लैंग्वेज में टू फॉर्म कांग्रेस भी लिख सकते हो। यानी डफरिन ने ह्यूमे को कहा कि कांग्रेस बना दीजिए आप, ठीक है। डफरिन्स आइडिया was to have a political organization through which the government could ascertain the real wishes of the people and thus
save the administration from any possible political outburst outburst in the country. Next para. Lala Lajpat Rai maintained that का मतलब होता maintained that the INC was organized to serve as a safety valve VALV. लाला लाजपत राय ने ये कहा था, safety valve for the growing unrest in the country. For the growing unrest in the country. It would, however, be truer, TRUER, truer मतलब सच, truth, to say that the Congress leaders used humane, यहाँ पे ह्यूमे कहा गया है बट हम कांग्रेस भी कह सकते हैं, यूज्ड ह्यूमे एज अ लाइटनिंग कंडक्टर को इन्वर्टेड कॉमर्स में रखो, सेफ्टी वाल्व को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में रखो, लाइटनिंग कंडक्टर. The Congress was the expression of crystallized nationalist opinion. The Congress was the expression of crystallized nationalist opinion against the alien rule यानी फॉरेन रूल. But the presence and sponsorship of British officials ensured that it did not become a victim to the wrath of the British. Wrath, WRATH, of the British. तो लाइटनिंग कंडक्टर को यहाँ पर कहा गया है कि जानबूझकर कांग्रेस के अंदर हमने इंडियंस ने लाया, बिकॉज ह्यूमे बेसिकली इंडिया का फ्रेंड था. इंडिया के जो लीडर थे ना कांग्रेस के, WC बनर्जी, SN बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, ये सारे सीनियर लीडर्स थे, फिरोज शाह मेहता. बेसिकली ह्यूमे जो था अंग्रेज़ था, वो इनका फ्रेंड था. ये कहते हैं कि हमने ह्यूमे को जानबूझ के कांग्रेस में लाया, क्योंकि अगर ये ना लाते, अगर बीच में कुछ अंग्रेज़ इन्वॉल्व ना होते तो इनको ये डर था कि कांग्रेस को ये बैन कर देंगे. क्या कर देंगे? बैन कर देंगे अंग्रेज़, है ना. जैसे आज की डेट में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम बैन कर देते हैं,
जैसे एग्जांपल है कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे हिजबुल मुजाहिद ये यानी कुछ हुर्रियत की जो पार्टीज़ हैं, हम कभी कभी उनको बैन कर देते हैं, है ना। सिमिलरली उस टाइम अंग्रेज़ हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी, और ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की नेशनल लेवल के, और वो इसको बैन कर सकते थे। जब बैन हो जाती तो ख़त्म था वहीं पे सारा काम। इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों को जानबूझ के बीच में रखा ताकि एक तो ये बैन ना करें कांग्रेस को, है ना, दूसरा ये इनके ऊपर टूट ना पड़े मीन्स के कहीं सारे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट ना करवा दें, जेल में ना डलवा दें। कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट इज़ ऑल पावरफुल। So therefore they were afraid of such a thing. So therefore they involved AOHUME into the formation of Congress and they used AOHUME as a lightning conductor. क्योंकि अगर बिजली गिरेगी अंग्रेज़ों की कांग्रेस के ऊपर तो AOHUME लाइटनिंग कंडक्टर का काम करेगा और वो बिजली को गिरने से जब आग नहीं लगने देगा। ठीक है ना, समझ गए ना? कोई डाउट, एनी डाउट किसी को? चले आगे। अब हम आ जाते हैं, देखो कांग्रेस तो बन गई, कांग्रेस बनने का यही क्वेश्चन था। अब है पीरियड ऑफ मॉडरेट्स। पीरियड ऑफ मॉडरेट्स तो ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट फेज 1885 to 1905। to 1905। तो अब लिखिए, अब मैं पहले मॉडरेट्स का बता देता हूँ। मॉडरेट्स बेसिकली जो थे ना, कौन कौन थे मेजर? 5-6 लीडर्स के नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए, 5 से ज़्यादा, 6 तक याद रखो बस काफ़ी हैं। ये नहीं आपके 100 लीडर नहीं याद करना, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये सबसे बड़ा मॉडरेट, बड़ा छोटा कोई नहीं है। दादा भाई नौरोजी सबसे ओल्ड था इसलिए पहले नाम इसका। या फिर आप WC बनर्जी को सबसे पहले रख सकते हो बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, इसका एक भाई था WC बनर्जी का SN बनर्जी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दोनों बंगाल से थे। हाँ यस, फर्स्ट ICS ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, देन फिरोज शाह मेहता, देन आपका ये क्या हो रहा है, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, CR दास, ठीक है। तो ये सारे जो लीडर्स थे ये कांग्रेस के मॉडरेट्स इनको बोला जाता है। ठीक है, ये एक तो एज्ड थे, 60 साल से ऊपर एज थी सबकी। और जब आप एज्ड होते हो तो आप में कुछ यंग ब्लड नहीं होता और इसलिए आप कुछ रेडिकल डिसीजन नहीं ले पाते। नॉर्मली होता ना, ये रेडिकल डिसीजन इतने नहीं ले पाते आप। रेडिकल डिसीजन मीन कट्टरपंथी डिसीजन नहीं ले पाते, यानी कि आप अचानक से बोल दो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अंग्रेज़ों से, आप बाहर निकलो अंग्रेज़ों को बोल दो, ऐसा वो ये नहीं करते थे। नंबर 1 तो यही चीज़ थी, इस खास बात इनकी। तो ये मॉडरेट्स नाम ही तभी पड़ा इनका, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मॉडरेट्स का मतलब क्या होता है? मीडियम, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। कहते हैं ना वो जब हम गैस का चूल्हा जलाते हैं तो मीडियम पे रख दो, एक होती है ना तेज़ पे रख दो, एक मीडियम पे, सिम पे रख दो। तो ये मॉडरेट्स वही सिम वाले ही थे। मॉडरेट्स मतलब मॉडरेट तरीके से कोई काम करना, तो तभी नाम पड़ा मॉडरेट्स। अब इन्होंने 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस को, बल्कि लीडरशिप तो इन्होंने एंड तक दी है, ऐसी बात नहीं है, बट इनको फेस इसका ये माना जाता है 1885 से 1905 तक यही थे सिर्फ कांग्रेस में, और एक्सट्रीम और कोई लीडर नहीं था। ये फेस ही पूरा इनका था। अब 1898 के बाद 1897, 1898 यानी कि 19वीं सेंचुरी जब ख़त्म हो रही थी तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कुछ पनपे कांग्रेस के अंदर, जिसके अंदर बाल 3 आते हैं नाम, बाल पाल, क्या नाम, लाल बाल पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल।
ठीक है, लाल बाल पाल, 3 तो यही हो गए, ठीक है। तो 2-4 के नाम आपको और पढ़ते पढ़ते जो है वो याद जो है वो, अरविंदु घोष एक और, 5 चौथा अरविंदु घोष, ये बंगाली था। लाला लाजपत राय जो था ये पंजाबी था, ठीक है। तिलक जो था बाल गंगाधर तिलक, ये पूना का था, पूना का था, और ये एक ब्राह्मण था, इनका एक नाम है ब्राह्मण्स का, एक पर्टिकुलर जात के ये ब्राह्मण थे, काफ़ी ऊंची जात मानी जाती है। तो ये बेसिकली उस ब्राह्मण रेस से बिलोंग करता था, और उस ब्राह्मण रेस से इसके पहले भी चित्पावन ब्राह्मण, तिलक वाज बेसिकली चित्पावन ब्राह्मण, एंड वो कहते हैं ना शिवाजी वगैरह भी चित्पावन ब्राह्मण ही थे। आई थिंक इसके पहले काफ़ी लीडर्स आए हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, चित्पावन ब्राह्मण थे ये वो। तो ये भी चित्पावन ब्राह्मण था, इसलिए ये बड़ा तेज था, नेशनलिस्ट था, ठीक है, और कट्टर हिंदू भी था, रेडिकल हिंदू भी था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मशहूर इस पीरियड में तिलक ही है। तिलक के बाद पॉपुलैरिटी में बाकी सारे बराबर हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो अरविंदु घोष हो। अरविंदु घोष बाद में जाकर थोड़ा मिलिटेंसी की तरफ चला गया था, जब तिलक अरेस्ट हो गया 1907-8 में, तो वो थोड़ा मिलिटेंसी, वो अंडरग्राउंड हो गया और वो थोड़ी मिलिटेंसी वायलेंट एक्ट्स की तरफ चला गया था। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो संन्यास ले लिया था, अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो मिलिटेंसी की तरफ भी चला गया था, वो कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करता रहा जिसका किसी को आज तक पता नहीं है ना। अब ये नहीं हो सकता कि वो यंग एज में उसको गवर्नमेंट के डर से वो संन्यास लेकर जंगलों में चला जाए, इतना शरीफ कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि वो मिलिटेंट्स के साथ मिल गया था, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल भी कुछ वो अब्रॉड वगैरह चला गया था, उसका भी कुछ ऐसा ही था कि वो भी काफ़ी कट्टरपंथी था, ठीक है। तो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे कांग्रेस के, जो 1897-98 के बाद ज़्यादा पॉपुलर हुए, वो बेसिकली चाहते ये थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने इसी टाइम पर यानी कि 1901, 1902, 1903 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, पूरी तरह से चले जाओ बाहर। जबकि मॉडरेट्स जो थे वो अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो सिंपल 3 Ps में बिलीव कर रहे थे, 3 Ps में बिलीव कर रहे थे। मॉडरेट्स के 3 तरीके थे काम करने के, वो थे 3 Ps। पहला P था प्रेयर, दूसरा था पेटिशन, एंड तीसरा P था क्या था? प्रेयर, पेटिशन एंड क्या था? एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो 3 Ps थे। प्रेयर, बेसिकली ये प्रेयर करते थे, रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेज़ों को कि आप हमें ये चीज़, हमारी जो डिमांड है वो पूरी कर दीजिए। ये प्रेयर करते थे। ये पेटिशन करते थे। पेटिशन भी प्रेयर की तरह ही होती है। पेटिशन होती है रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन देना कि आप हमें ये चीज़ दे दीजिए, हमारी डिमांड है, इंडियंस की डिमांड है, ठीक है। प्रेयर, पेटिशन एंड तीसरा यार दिमाग में नहीं आ रहा है। प्रोटेस्ट, अब आ गया प्रोटेस्ट। अगर ये प्रेयर और पेटिशन से कुछ नहीं मिलता था तो ये फिर प्रोटेस्ट करते थे। अब एक्सट्रीमिस्ट जो आए उन्होंने कहा कि आपके जो 3 Ps वाले मेथड्स हैं ये बड़े दकियानूसी मेथड हैं, ये बड़े घिसे पिटे मेथड हैं, और ये बड़े एक भीख मांगते हो आप,
यू आर बेगिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, आपका काम है भीख मांगना। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं हमें भीख नहीं मांगनी है, हमें अपना हक लेना है। अब बेसिकली मॉडरेट्स कहते थे कि हक, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपना हक ले सकें, क्योंकि अंग्रेज़ बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम अपना हक लेने की बात करेंगे तो वो हमें क्रश कर देंगे, वो हमें जेल में डाल देंगे, वो कांग्रेस को भी बैन कर सकते हैं, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने लॉबिंग करनी चाहिए। मॉडरेट्स कहते थे इसलिए हमें लॉबिंग करनी चाहिए। लॉबिंग एक नया वर्ड है। लॉबिंग है कि किसी चीज़ को पाने के लिए जब 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो बड़े बड़े ऑफिसर्स से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी डिमांड को पूरा किया जाए, एक रिक्वेस्ट वाला तरीका होता है लॉबिंग। वाकफी लड़ाना, कहते हैं ना वाकफी लड़ाओ ये काम हो जाएगा, वाकफी लड़ाना। तो मेरा फ्रेंड है जी, आप उसको जानते हो, आप उसको जानते हो, हम लंदन में इकट्ठे पढ़े थे, है ना। मॉडरेट्स ऐसे कहते थे, हम लंदन में, वो हमारा कॉमन फ्रेंड था। अजय देखो जी, ये इंडियंस बेचारे बड़े दुखी हैं, इनके लिए ये दे दो, ये चीज़ होनी चाहिए, आप में भी इंसानियत होनी चाहिए, है ना। तो देखो बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से अपनी डिमांड्स मनवाते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कहते थे नहीं, हमारा हक है, रशियन रेवोल्यूशन में ऐसा हो, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा हुआ, ये हुआ, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। ये मॉडरेट्स कहते थे अगर ऐसा करोगे आपको जेल में डाल देंगे। ये कहते थे कोई परवाह नहीं, हम खून बहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट यंग भी थे, दे वर इन देयर 20s and 30s, तो यंग ब्लड था, जल्दी गुस्सा आ जाता था। मॉडरेट्स को गुस्सा नहीं आता था, थोड़े पढ़े लिखे थे और थोड़ा उनके साथ उठते बैठते थे, अंग्रेज़ों के साथ पार्टीज़ में भी इकट्ठे जाते थे, बार बार इंग्लैंड जाना होता था इनका किसी काम से, इसलिए ये डिफरेंस था दोनों में, ठीक है। तो पीरियड ऑफ मॉडरेट्स, तो लिखिए द नेशनल लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, अब PM मेहता लिखो, PM मेहता, PM मेहता, DE वाचा, DE वाचा, WACHA, WC बनर्जी, SN बनर्जी, SN बनर्जी, who dominated the Congress, who dominated the Congress policies during this period, that is 1885 to 1905, were staunch believers in liberalism and moderate politics। मॉडरेट को इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना, moderate politics and came to be labeled as moderates। To distinguish themselves, कंटिन्यूएशन में लिखना, to distinguish themselves from the neo nationalist, NEO, नियो का मतलब हमेशा होता है न्यू, नया, नियो नेशनलिस्ट्स ऑफ द अर्ली 20th century, अर्ली 20th century यानी 1901, 1902, 1903, who were referred to as extremists, एक्सट्रीमिस्ट को इन्वर्ट कॉमर्स में। The moderate leaders did not approve
did not approve of an active response policy. Active response policy, comma, preferring constitutional agitation. अंडरलाइन करो इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन को अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहकर एजिटेशन करते थे, यानी ये वो करते थे जो लीगल हो, वो नहीं करते थे जो इलीगल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे तो वो नॉन वायलेंट होगा, कुछ भी ये करेंगे वो लीगल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तभी नाम पड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की दो टर्म्स मॉडरेट्स वाले क्वेश्चन में नहीं लिखोगे तो समझ लो आपके 2-3 नंबर कट गए। जब मॉडरेट्स लिखना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन लिखना ही लिखना है, 3 P's लिखना ही लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन 3 P's ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। फुल स्टॉप। द लिमिटेड ऑब्जेक्टिव of the congressmen in this phase was to prove the organization's deep roots among the masses. Next para, the moderates' plan of action comprised 3 elements, namely, number one, policy of 3 P's, dash कर दो, dash, protest, prayer and petition, point number 2, constitutional agitation, and point number 3, step by step concessions। अब देखो कई बार मॉडरेट्स का क्वेश्चन आता है 150 वर्ड्स का या फिर 200 वर्ड्स का, तो 200 वर्ड्स कितने होते हैं? 2 पैरा। 100 वर्ड्स क्या होते हैं? 1 पैरा। 200 वर्ड्स कितने हुए? 2 पैरा। पूरा क्वेश्चन 2 पैरे में कंप्लीट करना है मॉडरेट्स का। कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ ख़त्म करोगे? आपको तो इतना कुछ पता है मॉडरेट्स के बारे में, उनके नाम भी लिखने हैं। कांग्रेस थोड़ा सा ये भी लिखोगे कि स्टार्ट कब हुई, 1885 में मतलब स्टार्ट हुआ। इनका पीरियड का फेज़ भी लिखना है, 1885 से 1905, नाम भी लिखने हैं। ये 3 P's वाला ये भी लिखना है। तो बड़ा सोच समझ के वर्ड्स को यूज़ करना है कि कहीं एक्स्ट्रा ना कुछ लिखो जाए, फालतू ना कुछ लिखो जाए। लिखना वही है जो काम का है। तो उसमें काम के वाली चीज़ों में क्या क्या आना चाहिए? एक तो मॉडरेट्स के नाम, एक पीरियड 1885 से 1905 तक। एक्सट्रीमिस्ट का जिक्र नहीं करना बीच में, जो मैंने पीछे लिखाया ना कि दे वर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का भी लिखा दिया कि वो क्या करते थे, वो नहीं लिखना बीच में। फिर आपने ये 3 पॉइंट्स जिनको लिखने हैं, ये 3 पॉइंट्स गोल्डन पॉइंट्स हैं। क्या? पॉलिसी ऑफ 3 P's, कौन कौन से? प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पिटिशन। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, एंड नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप कंसेशन। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप कंसेशन जितना कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। इसमें क्या था कि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मांगते थे, ये नहीं एकदम दे दो, स्टेप बाय स्टेप ये काम करते थे। जब मैं टेस्ट दूंगा
होस्ट टाइम है 15 डेज़। आज मेरा आई थिंक 6th लेक्चर है, तो जैसे 15 डेज़ हो जाएंगे आधी मॉडर्न इंडिया हो जाएगी तो मैं टेस्ट लूँगा। उसमें अगर ये क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ये तीनों पॉइंट्स का मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसी हिसाब से मैं मार्क्स दूंगा और पूरी क्लास के जितने मार्क्स होंगे मैं बाहर चिपका दूंगा वो मार्क्स, ताकि आप और 1 महीना चिपके रहेंगे कि आपको भी आपकी पता चले कि कितने कितने मार्क्स आपने लिए थे। और जो कोई अटेंड नहीं करेगा टेस्ट उसको 0 लगाऊंगा, ठीक है। उसका बड़ा बड़ा प्रिंट आउट निकाल के लगाऊंगा बाहर, ठीक है। तो ध्यान रखना उसका, पहले अनाउंस कर दूंगा 1 हफ्ता। मैंने पहले बोला जब 15 लेक्चर हो जाएंगे ना, आज है 6, तो समझ लेना 15 लेक्चर के बाद 16वां लेक्चर जो होगा उसके पहले क्या मतलब नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। 15 लेक्चर जैसे ही होंगे नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। छुट्टी होगी, छुट्टी मतलब लेक्चर नहीं होगा उस दिन, टेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा। द कांग्रेस लीडर्स बिलीव्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। देखा, तो कांग्रेस लीडर्स मॉडरेट्स ये उस टाइम सोचते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में है। मैंने पहले भी आपको समझाया ये बात, ठीक है ना। फुल स्टॉप। इन द कोर्स ऑफ टाइम they believed that British would help them to acquire the capacity to govern themselves in accordance with the highest standards of the West. Highest standard of the West. Full stop. The moderate leaders believed that the British rule was the embodiment of peace and order in the country. Full stop. The grievances of the moderates were only due to the reactionary policy of the British bureaucracy. ब्यूरो के स्पेलिंग देखो, BU, ठीक है, BUREAU BUREAUCRACY, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया और ignorance of the British people about these grievances. Ignorance of the British people. अब यहाँ पर ये नोट करो पॉइंट, ये कह रहा है ignorance of the British people. ब्रिटिश पीपल यानी आम जनता, कहाँ की, ब्रिटेन की, जिसको हमारा इंडियंस की ग्रीवियंसेस के बारे में नहीं पता कि इंडियंस कितने दुखी हैं, ये वहाँ की बात कर रहा है। ये बात मैंने समझाई थी पहले भी आपको, ठीक है ना। Ignorance of the British people about these grievances. Full stop. Hence, the Congress leaders put great emphasis on the Congress propaganda
in England, full stop. Great emphasis on Congress propaganda in England, full stop. A British committee of the INC was set up. A British committee of INC was set up in London, which published a weekly journal, JOURNAL, मैगजीन को बोलते हैं, इंडिया, जिसका नाम क्या था, इंडिया इनवर्टेड कॉमर्स में, टू प्रेजेंट इंडियाज केस बिफोर द ब्रिटिश पब्लिक। अब मैंने आपको पहले भी समझाया ये चीज़, दोबारा से एक बार बोल देता हूँ कहीं रह न जाए, कि ब्रिटिश जो पीपल थे उनको हमारा पता होना कि हम किस हालात में रह रहे हैं बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वो उसी आधार के ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट को चुनते थे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इंडियंस, हमें इस चीज़ का पता था, हम लोग वहाँ पर मैगज़ीन स्टार्ट करते थे, इंडिया। उस मैगज़ीन को कौन पढ़ता था? ब्रिटिश पीपल पढ़ते थे, है ना। जब वो उसको पढ़ेंगे उनको पता चलेगा हमारी हालत क्या है, तभी तो हमने वो इंडिया की मैगज़ीन वहाँ पे स्टार्ट की, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट हेडिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। Moderates were the first in the 19th century. क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। Moderates were the first in the 19th century to develop an economic critique of the colonialism पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन की कॉलोनीज थी और सिर्फ इंडिया के मॉडरेट्स ही इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म किया और एक क्रिटिक प्रेजेंट किया। क्रिटिक प्रेजेंट करने का मतलब ये है, एक थीसिस लिखना। थीसिस लिखने का मतलब ये होता है कि आप उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करो और ये बताओ कि ये पॉलिसीज़ किस तरह से गलत हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ही वॉज अ मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस, बंगाल से थे वो। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने एक क्रिटिक प्रेजेंट किया कि किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे लिए गलत हैं और किस तरह से हमारा सोने का चिड़िया जो भारत कहलाता है वो सोने की चिड़िया ना रह के एक पॉवर्टी रिडन कंट्री बनता जा रहा है, गरीब देश बनता जा रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी वो मॉडरेट्स ने दी थी, पर्टिकुलरली दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन मीन्स वेल्थ का बह जाना। ड्रेन मतलब जो हम बाहर ड्रेन्स होती है हमारे सड़कों के साथ, नाली जिसको बोलते हैं, तो वो ड्रेन होती है। तो ड्रेन हो रहा है सारा का सारा पानी जो है वो हमारा जो जितनी दौलत है इंडिया की वो वेस्ट हो रही है। कहाँ जा रही है? इंग्लैंड की तरफ जा रही है। और हुआ वही, हम गरीब होते गए वो अमीर होते गए।
आगे चलते हैं। दिस क्रिटिक was also perhaps their most important contribution to the development of national movement in India. Full stop. Dadabhai Naroji, Justice M.G. Ranade, Justice M.G. Ranade, Ranade, R.C. Dutt, R.C. Dutt, G.V. Joshi, G.V. Joshi, G. Subramania Iyer, G. Subramania Iyer, IYER, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये गांधी जी, इसको बेसिकली गांधी जी कहते थे कि गोखले जो है वो उनका पॉलिटिकल गुरु है। गांधी जी को पॉलिटिक्स किसने सिखाई? गोखले ने। किसने? गोखले ने। सो अगर क्वेश्चन आए कहीं पे, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? गोपाल कृष्ण गोखले एंड अदर्स। अब वो बच्चे लिखते हैं ना एक्सेट्रा, एक्सेट्रा लिखना छोड़ देना, तो अमंग अदर्स या एंड अदर्स लिखा करो। अमंग अदर्स या एंड अदर्स। जब लोग हो तो तब अदर्स लिखना है, जब थिंग्स हो तो अदर्स नहीं लिख देना, तब एक्सेट्रा लिख सकते हो। ठीक है। अब लोगों के साथ गोखले 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 एक्सेट्रा वो लिखते हैं 5th क्लास के बच्चे। आप थोड़ा, ठीक है ना, आगे चलते हैं। एनालाइज्ड, अदर्स के बाद एनालाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी and put forward the drain theory, इन्वर्टेड कॉमर्स में करो इसको, ड्रेन थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में नहीं सॉरी फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप, इंडिया के बाद फुल स्टॉप। दे बिलीव्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन was the basic cause of India's poverty and fundamental evil of the EVIL of the British rule in India। अब हम देखेंगे कि मॉडरेट्स, कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो मांगते क्या थे। ये तो ठीक है, 3 Ps हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन हो गया, स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ हो गया, ये ठीक है, बट एक्चुअल डिमांड्स क्या थी? सो आप लिखो, हेडिंग दे दो एक्चुअल डिमांड्स। द अर्ली नेशनलिस्ट्स डिमांडेड, देखो जब लिखा है ना अर्ली नेशनलिस्ट, इसका मतलब है मॉडरेट्स। याद रखना है, मॉडरेट्स को अर्ली नेशनलिस्ट भी बोलते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट डिमांडेड, पॉइंट्स में लिखो, नंबर 1 रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को कम कर दो, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू।
abolition of salt tax, abolition of salt tax, improvement in working conditions, ये थर्ड है, improvement in working conditions of plantation labor, प्लांटेशन लेबर जो होती थी उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, उसको पैसे बड़े कम दिए जाते थे और काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, इसलिए ये डिमांड करते थे कि प्लांटेशन वर्कर्स की जो लेबर है उसकी जो वर्किंग कंडीशन अच्छी की जाए। नेक्स्ट, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, याद रख लो, ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ये 5 पॉइंट्स। मिलिट्री एक्सपेंडिचर से हमें कोई फ़ायदा नहीं था, वो बेसिकली मिलिट्री एक्सपेंडिचर अंग्रेज़ जो थे हमारी जो आर्मी थी उसको वर्ल्ड वॉर में यूज़ करते थे, उसको कभी इटली भेजते थे, कभी स्पेन भेजते थे वहाँ की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, टर्की में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, टर्की से जो युद्ध करने के लिए, उसमें हमारा क्या फ़ायदा था। इसलिए ये कहते हैं उस एक्सपेंडिचर को कम करो और पैसा लगाओ कहाँ पे, एजुकेशन पे लगाओ, हेल्थ पे लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ, लेकिन ये मिलिट्री वाला एक्सपेंडिचर कम करो। नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पैरे में लिखो, द अर्ली डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स वर क्वाइट मॉडेस्ट, वर क्वाइट मॉडेस्ट, MODEST, मॉडेस्ट का मतलब होता है बड़ी कम थी, थोड़ी थी। दे डिजायर्ड a larger share for Indians, larger share for Indians in government, in governance, sorry, governance, and hope to win, and hoped to win, ऐसे लिखो, hoped to win governance and hoped to win WIN freedom, full stop। फुल स्टॉप के बाद लिखो, थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स, through gradual steps, through gradual steps, through gradual steps ये उसके साथ ही है, फ्रीडम के बाद थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स है, सॉरी, वांटेड होप टू विन फ्रीडम थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, फ्रॉम 1885 to 1892, 1885 to 1892 they demanded expansion of legislative councils, increase in power of the councils,
and membership for elected representatives of the people। अब देखें आगे जाकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मांगना स्टार्ट किया, क्या, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उस टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बने नए नए, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है, बेसिकली जो हमारी आज की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट देखा होगा आपने पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में, वही उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती थी। क्या कहलाती थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती थी। वहीं पे भगत सिंह ने वो और उसके साथ बटुकेश्वर दत्त दोनों ने बम फेंका था और वो उसमें मरा तो कोई, डेथ किसी की नहीं हुई थी, ठीक है। तो वही हमने पार्लियामेंट बना ली। ये बेसिकली कह रहे थे कि उसकी एक्सपेंशन की जाए, उसकी एक्सपेंशन की जाए। मतलब एक्सपेंशन मीन उसमें पहले कम लोग होते थे, मेंबरशिप बड़ी कम थी, क्योंकि सारा काम तो गवर्नर जनरल करता था, सारा काम तो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल करती थी। तो काउंसिल में ये कहते थे लोग बढ़ाओ ताकि इंडियंस आएँ उसके अंदर और इंडियंस पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी बनाएं, वोटिंग हो, बजट हम पेश करें, बजट बनता था। जब बजट इंडियंस पेश करेंगे तो उसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करेंगे, लेकिन बजट की हमें डिस्कशन की पावर जाके मिली बाद में, बजट को डिस्कस करने की, लेकिन वोटिंग की पावर इन्होंने हमें कभी नहीं दी, वो हमें आज़ादी के बाद ही हमने ली, ठीक है। तो और बड़ी सारी चीज़ें थी, जैसे डिफेंस वाला पोर्टफोलियो सिस्टम भी स्टार्ट हुआ, लेकिन डिफेंस वाला पोर्टफोलियो हमें कभी नहीं मिला, और वो उसका इनका कमांडर इन चीफ अपना होता था। हमें फॉरेन अफेयर्स कभी नहीं मिले, हमें होम अफेयर्स कभी नहीं मिले जिसके अंदर सारी पुलिस आती थी। हमें क्या मिला? हमें मिला कभी एजुकेशन, हेल्थ, हाँ इनको इम्प्रूव करो। अब वो भी हम कभी ज़्यादा पैसे मांग लेते थे तो वो हमें देते नहीं थे। तो इस तरह से हमें हमारी ये काउंसिल्स में डिमांड हम करते थे कि ज़्यादा मेंबरशिप बढ़ाओ इसकी और इसको पावर ज़्यादा दो, लेकिन ना तो वो मेंबरशिप बढ़ाते थे, अगर बढ़ाते थे तो बहुत कम मेंबर्स बढ़ाते थे, वो भी 10-15 साल के बाद, और उसको पावर भी बड़ी कम दे के रखी थी। सारी पावर अंग्रेज़ों ने खुद लेके रखी थी। आगे चलते हैं। सो आपने लिखा डिमांडेड एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इंक्रीज इन द पावर ऑफ काउंसिल्स एंड मेंबरशिप फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये लिखा इन रिस्पॉन्स, आप लिखो इन रिस्पॉन्स टू देयर एजिटेशन, in response to their agitation, the government passed the Indian Councils Act 1892। जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि इस एक्ट ने सबसे खास बात हमें क्या दी थी? इनडायरेक्ट इलेक्शंस दी थी ना, कल हमने पढ़ा। नेक्स्ट पैरा, बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th century द एस्पायरेशंस ऑफ nationalist leaders had become more ambitious, यानी कि अब डिमांड्स ज़्यादा करने लगे वो। दे डिज़ायर्ड स्वराज, SWRAJ। स्वराज का मतलब होता है, स्वराज को ना कई बुक्स में आप देखोगे स्वराज्य लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हो SWARAJYA, वो भी लिख सकते हो, स्वराज भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखो सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बारे में 2 मिनट।
हमने कल भी मतलब फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि स्वराज दो तरह का था, दो तरह का था बेसिकली स्वराज जो था। एक था कंप्लीट इंडिपेंडेंस और एक था डोमिनियन स्टेटस। किसी को याद है मैंने समझाया था? है किसी को याद? हाँ, यस, प्रिंसली स्टेट्स वाला और ये वाला ठीक है। और कोई और एक्सप्लेन करेगा? हाँ हाँ, यस 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 यस, यू आर राइट। एक सेकंड, मैं इसी के ऊपर आता हूँ। 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। तो ये वर्ड पहली बार आया पढ़ाते पढ़ाते स्वराज वाला, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्वराज जो था उसके बेसिकली दो मीनिंग्स हैं दो पार्टीज़ के लिए इंडिया में। हेलो, स्वराज बेसिकली के दो मीनिंग्स माने जाते हैं। स्वराज का मतलब है स्वराज, अपना राज। अब सबसे पहले मॉडरेट्स इसको क्या मानते थे? मॉडरेट्स मानते थे स्वराज का मतलब ये कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। सिंपल, क्या दे दो? डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस क्या था? डोमिनियन स्टेटस ये था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा में आप रूल कर रहे हो वैसा स्टेटस इंडिया को दे दो। ठीक। जबकि एक्सट्रीमिस्ट ये कहते थे, तिलक, लाल बाल पाल, ये कहते थे कि नहीं, हमने आपके साथ रहना ही नहीं है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो। ये एक्सट्रीमिस्ट ने बात कब कही? 1905 में ही कहनी स्टार्ट कर दी, 1905 में। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात एक्सट्रीमिस्ट ने इंडिया में 1905, 6, 7 में ही कहनी स्टार्ट कर दी थी। ये बात अब याद रखो। अब क्या एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस का पार्ट थे? यस, वो कांग्रेस के ही थे। लेकिन क्या कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी? नो। देखो, एक व्यू था मॉडरेट्स का, एक व्यू था एक्सट्रीमिस्ट का, जो दोनों ही कांग्रेस के बंदे थे। लेकिन एक ऑफिशियल व्यू होता था कांग्रेस का, ये तीसरा व्यू है, ऑफिशियल व्यू। आप देखो ना, सिद्धू कांग्रेस का था, वो कुछ कहता था, दूसरे पंजाब के कांग्रेस के कुछ कहते थे। लेकिन कांग्रेस जो पंजाब का ऑफिशियल बयान आता था वो तो तीसरा कुछ और ही आता था ना। ठीक है। अब अगर कोई एक बीजेपी का बंदा, वो कौन है, गवर्नर जो JNK का जो पहले था, है ना, वो बोलता रहता है कुछ भी मतलब वो कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोल देता है कि किसान आंदोलन में उसने कहा कि गलत है कानून।
लेकिन बीजेपी का वो वर्जन तो नहीं ना था। बीजेपी तो कहती रही, आज भी कहती है कि किसान आंदोलन के जो कानून थे वो अच्छे थे। लेकिन कुछ बीजेपी लीडर्स, जैसे एक और है स्वामी करके वकील है, वो बहुत बड़ा इंडिया का, वो भी हमेशा यही कहता है कि मतलब बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गलत हैं बीजेपी की, ठीक है। लेकिन बीजेपी का ऑफिशियल वर्जन आता है कि हमारा सब कुछ सही है। सिमिलरली मॉडरेट्स कहते थे हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, लेकिन कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन क्या था? वो था कि डोमिनियन स्टेटस दे दो, यानी कि वो वही था जो मॉडरेट्स का था। एक्सट्रीमिस्ट जो मर्जी बोलते रहे, बेसिकली कांग्रेस के अंदर जिसकी चलती थी उसी का ऑफिशियल वर्जन आता था। तो इस टाइम चलती किसकी थी? मॉडरेट्स की। एक्सट्रीमिस्ट बोलते तो बहुत कुछ थे लेकिन उनकी चलती नहीं थी, ठीक। इसलिए यहाँ पर इस फेज़ में कब की बात कर रहे हैं हम? बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस पीरियड में कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन ये था स्वराज दो, लेकिन स्वराज कौन सा वाला दो? डोमिनियन स्टेटस दो। कोई वही स्टेटस दे दो इंडिया को जो आपने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दे रखा है ऑलरेडी। इंडिया को उससे भी बदतर स्टेटस मिला हुआ था, यानी कि हमारे ऊपर तो कंप्लीट कंट्रोल था उनका। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं था। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ, अच्छे से समझ गए। इसलिए बेसिकली ये डिफरेंस था। अब जैसे इन्होंने कहा कि 1929 में दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस ये कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या? कौन सा स्वराज? पूर्ण स्वराज। पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया Congress demanded complete independence and it was demanded by Jawaharlal Nehru, and Jawaharlal Nehru became very popular at that time because he was having the backing of Gandhi ji. And 1929 दिसंबर में उसने ये बात कही और उसने ये प्लेज ली कि हम 26 जनवरी 1930 26 जैन 1930 को रावी नदी के किनारे ये प्लेज लेंगे कि हम इंडिया को आज़ाद करके रहेंगे। और जब हमें आज़ादी मिली 47 में और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 50s में रेडी हो गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। बट नेहरू ने कहा मेरे को 1930 याद आ रहा है, 1929 याद आ रहा है, जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था तब मैंने शपथ ली थी कि 26 जनवरी वाले दिन रावी नदी के किनारे हमने तिरंगा भी फहराया था उस टाइम, फर्स्ट टाइम, और ये शपथ भी ली थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसलिए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्या बोलते हैं कमेंसमेंट एंड एक और होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ, एडॉप्शन जो है वो हम अडॉप्ट गिव टू अवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हम 26 जनवरी को करेंगे, आज नहीं करेंगे। बेशक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है और कुछ पार्ट हमारा 26 नवंबर को रेडी भी हो गया, चलने भी कमेंट्स भी हो गया, लेकिन हमने बेसिकली उसको सही तरह से पूरे तरह से अपनाया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हमने आज रिपब्लिक डे बनाया हुआ। तो 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1930 ये बड़े दोनों एक डेट्स एक दूसरे से मिलती हैं। इसका आपने खुलासा जो है, एक्सप्लेन जो है वो मेंस में करना है, ठीक है ना। तो ये स्वराज्य से बात स्टार्ट हुई। स्वराज्य एक्सट्रीमिस्ट का अलग था, मॉडरेट्स का अलग था और कांग्रेस का अलग था। अगर क्वेश्चन ये आए कि कांग्रेस ने पहली बारी स्वराज कब मांगा तो क्या लिखोगे? सॉरी, कांग्रेस ने सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब मांगा? हाँ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस 29 में मांगा ना, क्योंकि लाहौर कांग्रेस जो है वो जानी ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जानी जाती है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 1929 में।
लाहौर कांग्रेस अब 1929 जानी ही इसलिए जाती है, लाहौर कांग्रेस जिसको पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के लिए पॉपुलर है जो। तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि स्वराज नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कभी नहीं मांगी, कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी बट 1929 में मांगी, ठीक है। लेकिन नेहरू लेकिन ये भी बात याद रखो कि इंडिया में कंप्लीट इंडिपेंडेंस सबसे पहले कब मांगी गई, ये एक्सट्रीमिस्ट ने मांगी थी, अब डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है बट 1905-6 के आसपास, और मांगी तिलक, बाल पाल, ये सब जो पूरा ग्रुप था इन्होंने मांगी, कंप्लीट मांगी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, डोमिनियन स्टेटस ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था। बेसिकली इंडिया की ब्रिटेन की दो तरह की कॉलोनीज होती थी, दो तरह की कॉलोनीज, 2 टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। एक कॉलोनी होती थी जिसके ऊपर इनका पूरा कंट्रोल होता था, जैसे इंडिया। दूसरी कॉलोनी होती थी डोमिनियन स्टेटस, यानी कि डोमिनियन तो है अंग्रेज़ों का वो, बट पूरी तरह से नहीं है, डोमिनियन ही है। आप ये मान लो कि इंडिया उनकी कॉलोनी थी और वो उनकी डोमिनियन थी। इंडिया उनकी कॉलोनी थी, गवर्नमेंट जो थी वो किसकी थी? ब्रिटेन की, यानी इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कनाडा उनकी कॉलोनी नहीं थी, डोमिनियन था। ये ऐसे समझ लो, ठीक है। वो डोमिनियन थे, हम कॉलोनी थे। कॉलोनी के ऊपर वो पूरा कंट्रोल करते थे, पुलिस भी उनकी, मिलिट्री भी उनकी, सब कुछ उनका। लेकिन जो डोमिनियन थी वहाँ पे पुलिस उनकी नहीं थी, उन पे सिर्फ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है ना, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन थी, बट रोज़मर्रा का कंट्रोल नहीं था, ठीक है ना, रोज़मर्रा का कंट्रोल नहीं था। ये था, ये डिफरेंस था, समझ गए, है ना। आगे चलते हैं। सो मैंने लिखाया बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द एस्पायरेशंस ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स हैड बिकम मोर एम्बिशियस, दे डिज़ायर्ड स्वराज्य, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द एम्पायर, within the empire, within the empire, like the self-governing colonies of Australia and Canada, full stop. Gokhale was the first congressman. Gokhale was the first congressman to make this demand from the Congress platform in 1905. अब मॉडरेट्स की डिमांड को कल हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे, 10-12 पॉइंट्स हैं उसके, वो कल करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं।